आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा है ए यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल एंड मास m इज फ्री टू रोटेट अबाउट पॉइंट ए। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान मोटाई की सब जगह। कह रहा है जिसकी लंबाई l है और उसका द्रव्यमान m है और वो पॉइंट ए के अबाउट उसको घुमाया जा रहा है। कह रहा है द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब इस घूमती हुई रॉड को छोड़ दिया जाता है स्थिर अवस्था से हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज पोजीशन में। कह रहा है गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट ए इज ml²/3। कह रहा है ए पॉइंट के अबाउट जो जड़त्व आघूर्ण है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस रॉड का वो कितना है ml²/3 है। तो कह रहा है द इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ रॉड विल बी। तो प्रारंभिक कोणीय त्वरण ज्ञात करना है हमें इस रॉड का। तो सारी चीजें हमको दी गई हैं तो इसके आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिगर बनाया गया है, फिगर से ज़्यादातर बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इस रॉड में देखिए 2 पॉइंट हमको मानने पड़ेंगे, एक पॉइंट ए और बी। तो इसको हम ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। ए बी छड़ है तो ए पॉइंट के अबाउट रोटेट किया जा रहा है और इस प्रकार से कि ए बी छड़ क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रहे। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है नीचे तो ये पृथ्वी के क्षैतिज है। तो अब देखिए हमको क्या क्या दिया गया है उसके हिसाब से समझेंगे। अब देखिए हमको कोणीय त्वरण दिया गया है यानी एंगुलर एक्सीलरेशन। तो हम ऐसा फार्मूला लगाएंगे, कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सीलरेशन हमसे पूछा जा रहा है तो हम ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें एक्सीलरेशन हो। तो हमारा फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू आई अल्फा। टाउ हमारा टार्क है, टार्क का मतलब बल आघूर्ण। अब टार्क में टाउ इक्वल टू आई अल्फा है और अल्फा हमको निकालना है। हमें टार्क भी नहीं पता है तो पहले हम टार्क निकालेंगे। तो टार्क इक्वल टू होता है, क्योंकि टार्क को हिंदी में बलाघूर्ण कहते हैं, तो बलाघूर्ण बराबर होता है दूरी गुणे बल। यानी बल पहले लंबवत दूरी गुणे बल, जो बल लग रहा है उससे लंबवत दूरी, ये होता है हमारा बल आघूर्ण यानी टार्क। बहुत पहले से बात हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि लंबवत दूरी शब्द यूज करना बहुत जरूरी है। यही छोटी छोटी गलतियां हमसे होती हैं। तो अब जब बल गुणे बीच की लंबवत दूरी होगी तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। और चूंकि ये रॉड है पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल है तो इस पर बल नहीं बल्कि भार इसका काम करेगा। तो भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण यानी मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी mg। तो हम बल कहें या भार कहें एक ही बात है, क्योंकि बल में द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है और भार में द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है, दोनों एक ही बात है। तो इस प्रकार से बल की जगह में mg लिख दिया भार गुणे बीच की लंबवत दूरी। तो इस पॉइंट पर ये रोटेशन हो रहा है, ये एक्सिस है, एक्सिस से ये लंबवत यानी परपेंडिकुलर है हमारी रॉड। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, जी दिया गया है यानी गुरुत्वीय त्वरण। तो इस रॉड का कुल गुरुत्वीय त्वरण कहाँ काम करेगा, इस रॉड के मध्य बिंदु पर पूरा भार काम करेगा। तो मध्य बिंदु तक की ही दूरी हमको केवल लेना है। तो पूरी रॉड अगर यह लंबाई की है तो मध्य बिंदु इसका आधी लंबाई पर होगा तो आधी दूरी लेंगे यानी l/2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा mg l/2, टार्क निकल आया।
अब फार्मूला लगा दिया टार्क इक्वल टू आई एल्फा। अब एंगुलर एक्सीलरेशन एल्फा इक्वल टू हो जाएगा टाउ अपान, ये नीचे चला जाएगा आई। टाउ हमने निकाल लिया mgl/2 अपान आई की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई है इस रॉड की ए पॉइंट के सापेक्ष या ए पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ml²/3 हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये वैल्यू रख दिया, सॉल्व किया तो आ गया 3g/2l। 66 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये 66 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। अब 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए व्हील मतलब पहिया हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई 2 kg/m²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब जड़त्वाघूर्ण दिया है 2 kg/m²। अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, ध्यान दीजिए ऊर्ध्वाधर अक्ष, वर्टिकल का मतलब खड़ी डंडा, जैसे पृथ्वी पे कोई डंडा खड़ा कर दिया जाए तो वो वर्टिकल एक्सिस होगी यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष। और अगर ऐसे लिटा दिया जाए तो ये क्षैतिज होगा यानी हॉरिजॉन्टल। तो रोटेट एट द रेट ऑफ 60 rpm अबाउट दिस एक्सिस। तो ये ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः 60 चक्कर प्रति मिनट, आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट या रिपीटिशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। कह रहा है द टार्क विच कैन स्टॉप द व्हील्स रोटेशन इन 1 मिनट अबाउट वुड बी। तो कह रहा है कितना बलाघूर्ण लगा दिया जाए कि ये पहिया 1 मिनट के अंदर रुक जाए, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इस बात को ध्यान देना है कि कोई पहिया अगर कोई चीज घूम रही है तो उसको रोकने में बल आघूर्ण लगाया जाता है, और अगर कोई वस्तु सरल रेखा में चल रही है तो उसको रोकने के लिए बल लगाया जाता है। तो यहाँ चूंकि रोटेट हो रही है इसलिए हम बल आघूर्ण यानी टार्क की बात करेंगे। तो वही हमसे पूछा जा रहा है। तो एक एक चीज को आराम से समझेंगे और क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। तो चूंकि रोकने की बात हो रही है तो इसका मतलब प्रारंभिक कोणीय वेग होगा, और जब अंत में वस्तु रुक जाएगी तो अंतिम कोणीय वेग 0 हो जाएगा। तो वही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ओमेगा फाइनल यानी अंतिम कोणीय वेग इक्वल टू ओमेगा इनिशियल यानी प्रारंभिक कोणीय वेग माइनस अल्फा टी, ये हमारा फार्मूला होता है। देखिए हमने फार्मूला पढ़ा था और रेखीय गति में v इक्वल टू u प्लस ए टी, गति का पहला समीकरण था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का दूसरा समीकरण था s स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू s नहीं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर गति का पहला समीकरण यूज होगा और यहाँ पर रेखीय गति की जगह कोणीय गति आ जाएगा। तो v है तो ओमेगा फाइनल लिख दिया है, इक्वल टू u है तो यहाँ पर ओमेगा इनिशियल लिख दिया है, प्लस यहाँ पर at हो जाएगा वैसे ही। अब a यहाँ पर कोणीय त्वरण लिखेंगे तो अल्फा हो जाएगा, a की जगह अल्फा हो जाएगा। अब देखिए चूंकि वस्तु रोकी जा रही है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर वस्तु गति बढ़ती जाती तो त्वरण कहते हैं, अगर घट रही है तो उसको मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि वस्तु 1 मिनट में रोक दी जा रही है, इसका मतलब मंदन है। तो मंदन के लिए यहाँ प्लस साइन को हम हटा करके माइनस साइन लिखेंगे, इस बात को ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम कोणीय वेग की जगह 0 रख दिया गया है, प्रारंभिक ओमेगा आई हो जाएगा माइनस अल्फा टी हो गया। तो ये अल्फा इक्वल टू ओमेगा आई अपान टी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है वेयर अल्फा इज रिटार्डेशन यानी मंदन, जिससे वस्तु की गति को कम किया जा सके वो, और एक्सीलरेशन यानी त्वरण में गति बढ़ती है।
तो मंदन की वजह से यहाँ पर माइनस साइन लगाया गया है। अब देखिए द टार्क ऑन द व्हील इज गिवन बाय टार्क टाउ इक्वल टू होता है आई अल्फा। तो यहाँ पर जो है अल्फा की वैल्यू उठा के रखेंगे ओमेगा आई बाई टी, और आई वैसे रहेगा। तो यहाँ पर आई इंटू ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एन। एन की जगह यहाँ न्यू लिखा है, न्यू का मतलब आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी या आरपीएम, अपान टी हो जाएगा। तो यहाँ पर आई की वैल्यू हमारी 2 दी गई है क्वेश्चन में, इंटू 2 हो जाएगा, इंटू पाई हो जाएगा, इंटू एन की वैल्यू 60 राउंड पर मिनट है। तो 60 कर दिया है। और पर मिनट को बदलने के लिए यहाँ पर टाइम में, चूंकि आवर में हमको उत्तर देना है, तो 60 गुणे 60 कर दिया। तो यहाँ पर ये सेकंड में बदल गया, सेकंड में उत्तर देना है। तो 60 में 60 का गुणा कर दिया मिनट में, तो ये सेकंड बन गए। तो ये आंसर आ गया पाई बाई 15 न्यूटन मीटर। इस प्रकार से 67 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 60 देखिए, कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज 1.2 kg मीटर स्क्वायर। यानी आई की वैल्यू किसी वस्तु की दे दिया है। इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, प्रारंभ में वस्तु स्थिर अवस्था में है, यानी ओमेगा आई 0 है, प्रारंभिक कोणीय वेग 0 है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1500 जूल। अब क्या होता है कि ये वस्तु कोणीय गतिज ऊर्जा 1500 जूल जनरेट करती है, यानी उत्पन्न करती है। आयन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और कोणीय त्वरण दे दिया गया है 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। मस्ट बी अप्लाइड अबाउट दैट एक्सिस फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ। तो कह रहा है कि अगर हमें 1500 जूल की कोणीय गतिज ऊर्जा उत्पन्न करना है, तो 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण कितने समय के लिए उस वस्तु पर हमें अप्लाई करना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू हमको दे दिया है 1.2 kg मीटर स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दे दिया है 1500 जूल। अल्फा दे दिया है यानी कोणीय त्वरण 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। प्रारंभिक कोणीय गति 0 है, तो इसलिए ओमेगा 1 या ओमेगा आई इक्वल टू 0 है। और कितने समय तक ये त्वरण लगाना पड़ेगा ताकि 1500 जूल की एनर्जी कोणीय गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो, उसके लिए टी हमको निकालना है। तो देखिए फार्मूला ई आर दिया है, यानी कोणीय गतिज ऊर्जा या रोटेशनल घूर्णन गतिज ऊर्जा हमको दी गई है। तो ई आर इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब इससे हम ओमेगा निकालेंगे। ओमेगा क्यों निकालेंगे? क्योंकि प्रारंभिक कोणीय गति 0 दी गई है। अगर अंतिम निकाल लें तो फार्मूला ये लग जाएगा। इसमें टी है तो इसी से टी की वैल्यू हमारी निकल आएगी। और इसमें अल्फा भी दिया है तो अल्फा रखने में भी आसानी होगी। तो इसलिए हमने ओमेगा निकालने का प्रयास किया। तो ई आर इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इक्वल टू √2 ई आर अपान आई हो जाएगा। √2 ई आर की वैल्यू दे दी है 1500 जूल, अपान आई की वैल्यू दे दी है 1.2 kg मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा फाइनल कहें या ओमेगा कहें, उसकी वैल्यू प्राप्त हो गई। अब फार्मूला लगा देंगे ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, ये फार्मूला होता है हमारा। तो ओमेगा 2 इक्वल टू 50 निकला है, ओमेगा 1 0 है क्योंकि वस्तु पहले रेस्ट में थी। वैल्यू रख दिया, अल्फा की वैल्यू दिया है 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम टी हमको निकालना है। इसको सॉल्व किया तो टाइम टी की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। तो 68 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो 69 नंबर क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस। तो एक फिक्स एक्सिस के
अबाउट अगर कोई कोणीय त्वरण है, कोई वस्तु रोटेट कर रही है तो उसमें कोणीय त्वरण की गणना करने के क्वेश्चन अब हम लोग आगे करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि ये सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस इन फ्री स्पेस। तो कह रहा है कि एक कोई ठोस गोला है, वो गोला निर्वात में फ्री स्पेस यानी खाली जगह में फ्रीली रोटेट कर रहा है, यानी घूर्णन कर रहा है, मुक्त घूर्णन कर रहा है। कह रहा है द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड कीपिंग इट्स मास सेम। अब कह रहा है कि इस गोले की, ठोस गोले की त्रिज्या यानी रेडियस को हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, और सिर्फ त्रिज्या ही बढ़ा रहे हैं, उसका मास यानी द्रव्यमान नहीं बढ़ा रहे हैं, द्रव्यमान सेम है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज वुड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द स्फीयर। तो कह रहा है कि 4 विकल्पों में से कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी उस गोले के लिए, ये हमको बताना है। तो इसमें एक चीज ध्यान देना है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण नहीं, कोणीय संवेग। तो जैसे हम लोग संवेग संरक्षण का नियम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते थे, तो यहाँ पर चूंकि घूर्णन गति है तो एंगुलर मोमेंटम हो गया है। तो वहाँ पर जब हम पढ़ते थे रेखीय गति में, तो मोमेंटम जो है वो इम्पल्स के इक्विवेलेंट होता था। इम्पल्स यानी आवेग जिसको कहते थे, आवेग। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है ये टार्क के इक्विवेलेंट होगा, और टार्क हमारा बल आघूर्ण है। तो जैसे रेखीय गति में हम पढ़ते थे कि जब तक कोई बाहरी बल ना काम करे तो वस्तु में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक कि कोई बाहरी बल उसमें आकर के उसकी स्थिति को ना बदले। यही था लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। तो इसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा, जब तक कि कोई बाहरी बल आघूर्ण काम न करे। यहाँ क्योंकि घूर्णन है तो बल आघूर्ण कहेंगे, रेखीय गति होती तो बल कहते। तो बलाघूर्ण चूंकि इसमें चेंज नहीं हो रहा है, रिमेन्स कांस्टेंट कह रहा है, कौन सी फिजिकल क्वालिटी कांस्टेंट रहेगी। तो अगर बाहरी बल न लगाया जाए यानी बलाघूर्ण न लगाया जाए तो इसका कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम वाला आंसर हमारा डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एस देयर इज नो एक्सटर्नल टार्क, कोई बाहरी बलाघूर्ण काम नहीं कर रहा, क्योंकि फ्री स्पेस में, खाली जगह में ठोस गोला घूर्णन कर रहा है, वहां कोई बल नहीं है। तो नो एनी एक्सटर्नल टार्क, कोई बल आघूर्ण नहीं है, क्योंकि घूर्णन की बात हो रही है। तो एक्टिंग ऑन द स्फीयर, कोई बल आघूर्ण उस गोले पे नहीं लग रहा है, इसलिए टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 होगा, और dl/dt इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल होता है, यानी कोणीय संवेग परिवर्तन की दर इक्वल टू बाहरी बलाघूर्ण। तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इसलिए L हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब बाहरी बलाघूर्ण नहीं लगेगा तो हमारा कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, यानी L हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो 68 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 69 का। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 70 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है 2 discs ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट दियर एंगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क हैज एंगुलर वेलोसिटीज ω1 एंड ω2। तो कह रहा है कि कोई एक डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट दियर रेगुलर एक्सिस,
passing through center and perpendicular the plane of disk has angular velocities ω1 and ω2। तो दो डिस्क हैं हमारे पास और डिस्क अपने घूर्णन अक्ष जो है उसके अभिलंबवत, मतलब जैसे साइकिल का पहिया उसमें जो धुरा रहता है, तो इस प्रकार से रोटेट कर रहे हैं। और एक डिस्क का कोणीय वेग ω1 है तो दूसरी का ω2 है। कह रहा है दे आर अबाउट इनटू कांटेक्ट फेस टू फेस कोइंसाइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कह रहा है कि ये जो दोनों डिस्क हैं ये फेस टू फेस कोइंसाइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहने का मतलब ये है कि एक ही धुरी पर दोनों आपस में फंसा दी गई हैं। जैसे साइकिल के पहिया एक धुरा पे दोनों आपस में फंसा दिए जाएं तो उनको कोइंसाइडिंग एक्सिस बोलेंगे। इस प्रकार से फेस टू फेस मतलब एक दूसरे के पास में इनको फंसा करके घुमाया जा रहा है, जिसमें पहले की कोणीय गति ω1 है, दूसरे की कोणीय वेग ω2 है। तो कह रहा है द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में ये करने में कितनी ऊर्जा का नुकसान होगा, लॉस ऑफ एनर्जी। आप देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि चूंकि घूर्णन गति हो रही है तो हम घूर्णन गतिज ऊर्जा यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की ही बात करेंगे। तो इसको देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जो चीजें दी गई हैं उनको पहले समराइज कर लेते हैं और इसके बाद इसको करने का प्रयास करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम यानी प्रारंभिक कोणीय संवेग, तो L = I ω होता है। तो चूंकि दो डिस्क हैं तो दोनों का जोड़ दिया गया है I1 ω1 + I ω2। अब ध्यान दीजिए I सेम ही रहेगा क्योंकि एक ही एक्सिस के अबाउट इनका रोटेशन हो रहा है और दोनों डिस्क जो है एक ही एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन में दिया है टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी I सेम है तो हम लोगों ने यहाँ पर I सेम ही लिया है दोनों के लिए। तो इस बात को ध्यान देना। तो I सेम हो गया यहाँ पर। लेट ω बी एंगुलर स्पीड ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये हो गया प्रारंभिक, और अंतिम कितना होगा। तो अगर अंत में दोनों मिला करके ω कोणीय गति से घूमे तो अंतिम एंगुलर मोमेंटम हमारा हो जाएगा I तो सेम ही है, ω अगर सेम हो जाएगा तो 2I ω हो जाएगा जोड़ने पर। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पर अगर कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगा दें तो प्रारंभिक कोणीय संवेग बराबर अंतिम कोणीय संवेग। तो प्रारंभिक I ω1 + I ω2 है बराबर अंतिम 2I ω है। इस हिसाब से ω आ जाएगा ω1 + ω2/2। अब इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अब प्रारंभिक घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो E बराबर ½ I ω² होता है। तो ½ I ω की जगह ω1 + ω2 ω1² + ω2² हो जाएगी। अब फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो E फाइनल = ½ अब अंतिम हमारा कितना है, दोनों का I जुड़ेगा तो 2I होगा। तो 2I × घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गति क्या होगी ω², क्योंकि अंतिम ω ली गई। तो ये हो गया ½ 2I। अब ω की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4 I ω1 + ω2²। तो लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा E = EI - EF, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल। ध्यान दीजिए यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है कि कितनी ऊर्जा की क्षति हुई। तो जाहिर सी बात है कि प्रारंभ में ऊर्जा ज्यादा रही होगी और अंत में कम हुई होगी। तो ज्यादा में कम हमको घटाना है तो EI - EF कर रहे हैं। ध्यान दीजिए E फाइनल - E इनिशियल नहीं होगा, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि ऊर्जा प्रारंभ में ज्यादा होती, अब हमें लॉस निकालना है कि कितना कमी हुई। तो प्रारंभ में जितना थी उसमें से
जो अंत में है उसको घटा दें तो कितना बची वो निकल आएगा, मतलब कितना खत्म हो गई वो निकल आएगा, क्योंकि प्रारंभ में अंतिम वाली घटाएंगे। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास पहले 100 रुपए थे, उसमें 30 रुपए हमारे पास अब बाद में बचे, तो खर्चा कितने हुए 70, तो 100 में 30 घटाए तभी ना आया। यानी प्रारंभ में जितने पैसे थे उसमें अंत वाले पैसे घटाए तब पता चला कि हमारे कितने पैसे खर्च हो गए। तो यहाँ पर भी कितनी ऊर्जा खर्च हो गई, तो प्रारंभ में जितनी ऊर्जा है उसमें अंतिम घटा देंगे तो कितना नुकसान हो गया पता चल जाएगा। तो ये हो गया प्रारंभ में इतना है, तो हाफ I1 स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 1/4 अंतिम वाला ये है 1/4 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए अंतिम में ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a स्क्वायर की जगह ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर b की जगह प्लस 2ab की जगह ओमेगा 1 ओमेगा 2। अब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद आ गया 1I/4 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो 70 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 71 क्वेश्चन नंबर देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है 2 रोटेटिंग बॉडीज A एंड B ऑफ मास m एंड 2m विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA एंड IB, जहाँ पर IB ज्यादा है IA से, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। कह रहा है दो हमारे पास वस्तुएं हैं A और B, जिसमें A का द्रव्यमान m है, B का 2m है, और ये IA और IB मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण से घूम रही हैं, तो IB की वैल्यू IA से ज़्यादा है और इनका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन गतिज ऊर्जा सेम है, इक्वल है। कह रहा है अगर इफ LA एंड LB बी द दियर एंगुलर मोमेंटम रेस्पेक्टिवली, देन अगर LA और LB इनके कोणीय संवेग हैं तो LA और LB में क्या संबंध है ये हमको बताना। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए MA हमारा m है, MB हमारा 2m है। क्वेश्चन में दिया है कि पहली वस्तु को A माना गया है, तो पहली वस्तु का द्रव्यमान m है, दूसरी का 2m है। बोथ बॉडीज A एंड B हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो ध्यान दीजिए कि जो चीज़ इक्वल है उसी को आधार मान करके हम लोग आगे चलते हैं। जैसे जहाँ पर संवेग संरक्षित रहता था तो प्रारंभिक कोणीय संवेग बराबर अंतिम कोणीय संवेग, या रेखीय गति में प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग हम लोग लिखते थे। तो यहाँ पर चूंकि गतिज ऊर्जा सेम है दोनों की, इसलिए वही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो K बराबर KB हो जाएगा और K बराबर होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो A वस्तु के लिए IA ओमेगा स्क्वायर A हो जाएगा, B के लिए IB ओमेगा B स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ओमेगा A का स्क्वायर अपान ओमेगा B का स्क्वायर बराबर IB अपान IA हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे। अब रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अब IB और IA का रेशियो ओमेगा A स्क्वायर और ओमेगा B स्क्वायर के रेस्पेक्ट में निकल आया। अब हमको क्या करना है कि एंगुलर मोमेंटम निकालना है, उसका रेशियो, तो उसी आधार पर हमको निकालेंगे। तो हमारा फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू I ओमेगा, कहीं कहीं पर J लिखता है तो J इक्वल टू I ओमेगा। तो LA अपान LB इक्वल टू I ओमेगा की जगह A वस्तु है तो IA ओमेगा A लिखेंगे, B के लिए IB ओमेगा B लिखेंगे, इक्वल टू IA अपान IB इंटू ओमेगा A अपान ओमेगा B। ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो रूट IB अपान IA हो जाएगा।
तो ये हो गया अंडर रूट आई अपॉन आई बी स्मॉलर देन 1, इसलिए एल ए ग्रेटर देन एल बी ग्रेटर देन एल ए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए एल ए अपॉन एल बी स्मॉलर देन 1 है, तो इसका मतलब बी ज्यादा है ए से, नीचे वाला ज्यादा है ए से, क्योंकि नीचे वाला ज्यादा होगा तभी आंसर 1 से कम आएगा, और 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब बी ज्यादा है ए से। तो इस प्रकार से ये 71 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अब आगे हमारा आ जाता है 72 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।